नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आश्चर्य में डूबी रश्मि मुझे ढूंढती हुई रसोई घर में पहुंची तो उसकी नाक ने उसे एक और आश्चर्य में डुबो दिया। अरे वाह, कचौरियाँ! बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। किसके लिए बना रही हो माँ? तेरे पिताजी के दोस्त आ रहे हैं आज। उड़ती हुई दृष्टि उसके थके कुम्हलाए चेहरे पर डाल मैं फिर चकले पर झुक गई। कौन से दोस्त? हाथ की किताबें बर्तनों की अलमारी पर रखते हुए उसने पूछा। कोई पुराने साथी हैं कॉलेज के, मुंबई में रहते हैं आजकल। जितने उत्सुकता से उसके प्रश्न आ रहे थे, मैं उतने ही सहजता से और संक्षेप में उत्तर दिए जा रही थी। डर रही थी झूठ बोलते कहीं पकड़ी ना जाऊं। गर्मा गर्म कचौरी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में ठूसते हुए उसने एक और तीर छोड़ा। इतनी बढ़िया कचौरियाँ आपने हमारे लिए तो कभी नहीं बनाई। उसका फूला हुआ मुंह और उसके साथ उलाहना। मैं हंसी। लगता है तेरे कॉलेज की कैंटीन में आज तेरे लिए कुछ नहीं बचा, तभी कचौरी में ज़्यादा स्वाद आ रहा है, वरना वही हाथ हैं और वही कचौरियाँ। अच्छा, तो पिताजी के ये दोस्त कितने दिन ठहरेंगे हमारे यहाँ? उसने दूसरी कचौरी तोड़कर मुंह में ठूस ली थी। ठहरे तो वे रमाशंकर जी के यहाँ हैं, उनसे रिश्तेदारी है कुछ। तुम्हारे पिताजी ने तो उन्हें आज चाय पर बुलाया है। वह नहीं जानती थी। सचमुच इनके कोई दोस्त नहीं, वरन दफ्तर के साथी रमाशंकर की बहन और बहनोई आ रहे थे रश्मि को देखने। लेकिन बेटे वालों के जितने नाच नखरे होते हैं, उसके हिसाब से कितनी बार ये नाटक दोहराना पड़ेगा, कौन जानता है। और लाड़ दुलार में पली पढ़ी लिखी लड़कियों का मन हर इंकार के साथ विद्रोह की जिस आग से भड़क उठता है, मैं नहीं चाहती थी मेरी सीधी सादी सांवली सी बिटिया उस आग में झुलस कर अभी से किसी हीन भावना से ग्रस्त हो जाए। इसी वजह से वह जितनी सहज थी, मैं उतनी ही घबरा रही थी। कहीं उसे संदेह हो गया तो? तय समय पर मेहमान आ गए। रमाशंकर जी सबका परिचय कराने लगे। हाँ, तो मिली मेरी बहन नलिनी जी और इनके पति नरेश जी से, और ये इनके सुपुत्र अनुपम तथा अनुराग। और नलिनी बहन, यह है राजकिशोर जी और इनका हमारे दो वाला छोटा सा परिवार, रश्मि बिटिया और इनके युवराज आशीष। रमाशंकर जी, हमारे बच्चों को ये गलतफहमी होने लगी थी कि कहीं आप भूल तो नहीं गए आज का कार्यक्रम। सबको बिठाकर वह बैठते हुए बोले। रमाशंकर जी ने गोल गोल आंख मटकाते हुए आशु की तरफ देखा। वाह मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी शानदार पार्टी भी कोई भूलने की चीज़ होती है भला। अरे आशु बेटा, दरवाज़ा बंद कर लो। कहीं ऐसा न हो कि इतनी अच्छी महक से बहक कर कोई राह चलता अपना घर भूलकर इधर ही घुस आए। अपने चित परिचित हास्य मिश्रित अभिनय के साथ जिस नाटकीय अदा से रमाशंकर जी ने ये शब्द कहे, उससे पूरा कमरा ठहाकों से गूंज गया। प्रतीक्षा से बोझिल वातावरण एकाएक हल्का हो गया था। बातचीत आरंभ हुई तो इतनी सहज और अनौपचारिक ढंग से कि देखते देखते अपरिचय और दूरियों की दीवारें ढह गई। रमाशंकर जी का परिवार जितना सभ्य और सुशिक्षित था, उनके बहन बहनोई का परिवार उतना ही सुसंस्कृत और शालीन लगा। चाय पीकर ननिली जी ने पास रखी अटैची खोलकर सामान मेज पर सजा दिया। मिठाई के डब्बे, साड़ी का पैकेट, सिंदूर रखने की छोटी सी चांदी की डिबिया। फिर रश्मि को बुलाकर अपने पास बिठाकर उसके हाथों में चमचमाती लाल चूड़ियाँ पहनाते हुए बोली, यही सब खरीदने में देर हो गई। हमारे नरेश जी का क्या है, यह तो सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, पर हम लोगों को तो सब सोच समझ कर चलना पड़ता है ना। पहली पहली बार अपनी बहू को देखने आ रही थी तो क्या खाली हाथ झुलाती हुई चली आती? बहू, मैंने सहसा चौंक कर खाने के कमरे से झांका तो देखती ही रह गई। रश्मि के गले में सोने की चेन पहनाते हुए वे कह रही थी, लो बेटी, ये साड़ी पहनकर आओ तो देखें तुम पर कैसी लगती है। तुम्हारे ससुर जी की पसंद है। रश्मि के हाथों में झिलमिलाती हुई चूड़ियाँ, माथे पर लाल बिंदी, गले में सोने की चेन। यह सब क्या हो रहा है? हम स्वप्न देख रहे हैं अथवा सिनेमा का कोई अवास्तविक दृश्य है? घोर अचरज में डूबी रश्मि भी अलग परेशान लग रही थी। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि उसे कोई देखने आ रहा है। हाथ की प्लेटें जहाँ की तहाँ धर मैं सामने आकर खड़ी हो गई।
क्षमा कीजिएगा नलिनी जी, हमें भाई साहब ने इतना ही कहा था कि आप लोग रश्मि को देखने आएंगे, पर आपका निर्णय क्या होगा उसका तो ज़रा सा भी आभास नहीं था, सो हमने कोई तैयारी भी नहीं की। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है सरला बहन, बेटी तो आपकी है ही, अब हमने बेटा भी आपको दे दिया। जी भर के खातिर कर लीजिएगा शादी के मौके पर। उनका चेहरा खुशी के मारे दमक रहा था। अरे आगे रश्मि बिटिया, लो रमाशंकर, देख लो साड़ी पहनकर कैसी लगती है तुम्हारी बहू रानी। हम क्या बताएंगे दीदी, आप और जीजाजी बताइए, हमारी पसंद कैसी लगी आपको। हमने हीरा छाट कर रख दिया है आपके सामने। अरे भाई अनुपम, ऐसे गुमसुम से क्यों बैठे हो तुम? वह जेब में अंगूठी क्या वापस ले जाने के इरादे से लाए हो? रमाशंकर जी चहके तो अनुपम झेप गया। हमारी अंगूठी के अनुपात से काफ़ी दुबली पतली है ये। खैर कोई बात नहीं, अपने घर आएगी तो अपने जैसे बना लेंगे हम इसे भी। नलिनी जी हंस दी, पर मैं अपना आश्चर्य और अविश्वास अभी भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वो नलिनी जी, ऐसा है कि आजकल लड़के वाले 20 लड़कियां देखते हैं और इनकार कर देते हैं, और आप। हाँ सरला बहन, बड़े दुख की बात है कि संसार में सबसे महान संस्कृति और सभ्यता का दंभ भरने वाला हमारा देश आज बहुत नीचे गिर गया है। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आदर्श ऊंचे ऊंचे बघारते हैं, पर आचरण ठीक उसके विपरीत करते हैं। लेकिन हमारे घर में यह सब किसी को पसंद नहीं। लड़का हो या लड़की, अपने बच्चे सबको एक समान प्यारे होते हैं। किसी का अपमान अथवा तिरस्कार करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारे अनुपम ने पहले ही कह दिया था, माँ जो कुछ मालूम करना हो पहले ही कर लेना। लड़की के घर जाकर मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकूँगा। इसलिए हम रमाशंकर और भाभी से सब पूछताछ करके ही मुंबई से आए थे कि एक बार में ही सब औपचारिकताएं पूरी कर जाएंगे। और हमारी भाभी ने रश्मि बिटिया की इतनी तारीफ की थी कि हमने और लड़की वालों के समस्त आग्रह और निमंत्रण अस्वीकार कर दिए। घर घर जाकर लड़कियों की नुमाइश करना कितना अपमानजनक लगता है। छी। उन्होंने रश्मि को स्नेह से निहार कर हौले से उसकी पीठ थपथपाई। बेटी का बहुत चाव था हमें, सो मिल गई। अब तुम्हें दो दो माओं को संभालना पड़ेगा एक साथ, समझी बिटिया रानी? हर्षा तिरेक से वे खिली खिली जा रही थी। अच्छा बहन जी, अब आपको उठने का विचार है या अपनी लाडली बहू रानी को साथ लेकर जाने का ही प्रण करके आई हैं? रमाशंकर जी अपनी चुटकियाँ लेने की आदत छोड़ने वाले नहीं थे। बहुत निहार लिया अपनी बहू रानी को, अब उस बेचारी को आराम करने दीजिए। क्यों रश्मि बिटिया, आज तुम्हारी ज़बान को क्या हो गया है? जब से आए हैं तुम गूंगी बनी बैठी हो। तुम भी तो कुछ बोलो। हमारे अनुपम बाबू कैसे लगे तुम्हें? कौन से हीरो की झलक पड़ती है इनमें? रश्मि की आंखें उनके चेहरे तक जाकर नीचे झुक गईं तो वह हंस पड़े। भाई आज तो तुम बिल्कुल लाजवंती बन गई हो। चलो फिर किसी दिन आकर पूछ लेंगे। तभी इन्होंने एक लिफाफा नरेश जी के हाथों में थमा दिया। इस समय तो बस यही सेवा कर सकते हैं आपकी। पहले से मालूम होता तो कम से कम अनुपम जी के लिए एक अंगूठी और सूट का प्रबंध तो कर ही लेते। जरा सा शगुन है बस, ना मत कीजिएगा। हम लोग बेहद संकोच में घिराए थे। अतिथियों को विदा करके आए तो लग रहा था जैसे कोई सुंदर सा सपना देखकर जागे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की वादियां हैं, ठंडे पानी के झरझर झरने झरते हैं, और बीच में बैठे हैं हम और हमारी रश्मि। सचमुच कितना सुखी जीवन है हमारा। जो घर बैठे लड़का आ गया था, वह भी इंजीनियर। भला भला सा प्यारा सा परिवार। कहते हैं लड़की वालों को लड़का ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। तरह तरह के अपमान के घूंट गले के भीतर उड़ेलने पड़ते हैं, तब कहीं भी कन्यादान कर पाते हैं। क्या ऐसे भले और नेक लोग भी हैं आज के युग में? नलिनी जी के परिवार ने लड़के वालों के प्रति हमारी तमाम मान्यताओं को उखाड़ कर उसकी जगह एक नन्हा सा प्यारा सा पौधा रोप दिया था, मानवता में विश्वास और आस्था का। और उस नन्हे से झूमते लहराते पौधे को देखते हुए हम अभिभूत से बैठे थे। अच्छा जी, चुपके चुपके रश्मि बिटिया की सगाई कर डाली और शहर में रहते भी हमें हवा तक नहीं लगने दी। देवरानी ने गुस्से ही बधाई की जगह बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए तीर छोड़ा। अरे मंजू, क्या बताएं, खुद हमें ही विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे रश्मि की सगाई हो गई। लग रहा है जैसे सपना देखकर जागे हैं। उन लोगों ने देखने आने की खबर दी थी, पर आए तो पूरी सगाई की तैयारी के साथ, और हम लोग तो समझो पानी पानी हो गए एकदम। लड़के के लिए ना अंगूठी, ना सूट,
न शगुन का मिठाई मेवा। यह देखो, तुम्हारी बिटिया के लिए कितना सुंदर सेट और साड़ी दे गए हैं। मंजू ने सामान देखा, परखा और लापरवाही से एक तरफ धर कर फिर जैसे मैदान में उतर आई। अरे अब हमें मत बनाइए जीजी, इतनी उम्र हो गई शादी ब्याह देखते देखते, आज तक ऐसा ना देखा ना सुना। परिवार में इतना बड़ा कारज हो जाए और सगे चाचा चाची के कान में भनक भी ना पड़े। मंजू, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये लोग बड़े हैं, जैसा ठीक समझा किया। उनकी बेटी है, हो सकता है भैया भाभी को डर हो कहीं हम लोग आकर रंग में भंग न डाल दें, इसलिए। मुकुल भैया, आप भी हम पर इतना अविश्वास? भला शुभ कार्य में अपनों से दुराव छिपाव क्यों करते? छोटे भाई जैसे देवर मुकुल से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। अच्छा रानी जी, जो हो गया सो तो हो गया, अब ब्याह भी चुपके से ना कर डालना। पहली पहली भतीजी का ब्याह है, सगी बुआ को ना भुला देना। शीला जीजी दरवाजे की चौखट पर खड़े खड़े तानों की बौछार कर रही थी। हद करती हैं आप जीजी, क्या मैं अकेले हाथों लड़की को विदा कर सकती हूँ? क्या ऐसा संभव है? संभव असंभव तो मैं जानती नहीं बीबी रानी, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब आधा कार्य चुपचाप कर डाला तो लड़की विदा करने में क्या धरा है। अरे मैं पूछती हूँ रज्जू से, तुमने आज फ़ोन करवाया? कल ही करवा देती तो क्या घिस जाता, पर तुम्हारे मन में तो खोट था ना, दुराव छिपाव अपनों से। शीला जीजी हाथ का झोला सोफे पर पटक कर स्वयं भी पसर गई। उफ, इन बसों का सफ़र तो जान सोख लेता है, पर क्या किया जाए, सुनकर बैठा भी तो नहीं गया। जैसे ही ये दफ्तर से आए सीधे बस पकड़कर चले आए। अपनों की माया ममता होती ही ऐसी है, भाई का जरा सा सुख दुख सुनते ही छटपटाहट सी होने लगती है। पर तुम पराए घर की लड़की क्या जानो, हमारा भाई बहन का संबंध कितना अटूट है। शीला जीजी के शब्द कांटों की तरह कलेजे को आर पार चीरे डाल रहे थे। ला तो रश्मि, जरा दिखा तो, तेरे ससुराल वालों ने क्या पहनाया तुझे? सुना है बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भले हैं, रज्जू ने फ़ोन पर बताया। दूर के ढोल ऐसे ही सुहावने लगते हैं, अपने सगे तो तुम्हारे दुश्मन हैं। अच्छा मामी जी, जल्दी से पैसे निकालिए, बहन की सगाई हुई है, कम से कम मुँह तो मीठा करवा दीजिए सबका। शीला जीजी के बेटे ने जैसे मुसीबतों के पहाड़ तले से खींचकर उबार लिया मुझे। हाँ हाँ अरुण, 1 मिनट ठहरो, मैं रुपये लाती हूँ, कहती हुई मैं वहाँ से उठ गई। देखते देखते अरुण रुपयों के साथ इनका स्कूटर भी लेकर उड़ गया। लौटा तो मिठाई नमकीन मेज पर रखते हुए बोला, मामी जी, मिठाई वाले का उधार कर आया हूँ, पैसे कम पड़ गए, आप बाद में आशु से भिजवा दीजिएगा, 30 रुपये, पता लिखवा आया हूँ यहाँ का। मैं सकते में खड़ी थी, 50 का नोट भी कम पड़ गया था। कैसे? पर जब मेज पर नज़र डाली तो कारण समझ में आ गया। एक से एक बढ़िया मिठाइयाँ मेज पर बिखरी पड़ी थीं और शीला जीजी और मुकुल भैया अपने बच्चों सहित बड़े प्रेम से मुंह मीठा कर रहे थे। लड़की की सगाई जो हुई थी हमारी। अच्छा, तो अकेले अकेले बिटिया रानी की सगाई की मिठाई उड़ाई जा रही है। दरवाजे पर मेरे मझले मामा मामी अपने बेटे बहुओं के साथ खड़े थे। क्यों सरला, तेरा नाम जरूर सरला है, पर निकली तू विरला। क्यों री, तेरे एक ही तो मामा बचे हैं लेदे के, और उन्हें भी तूने समधियों से मिलवाना जरूरी नहीं समझा? अरे बेटा, हम लोग बुजुर्ग हैं, तजर्बेकार हैं, शुभ काम में अच्छी ही सलाह देते। याद है तेरे ब्याह पर मैंने ही तुझे गोद में उठाकर मंडप में बिठाया था। उफ, किस मुसीबत में फंस गए थे हम लोग। छोटा बड़ा कोई भी हम पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। नाहा की सबको फ़ोन करके दफ्तर से खबर करवाई। कल की खुशी की मिठाई मुंह में कड़वी सी हो गई थी। मामा जी, बात यह हुई कि हमें खुद ही पता नहीं था, वे लोग रश्मि को देखने आए थे। खींचा झुंझलाया स्वर स्वयं मुझे अपने ही कानों में अटपटा लग रहा था। अरे हाँ हाँ, ये सब बहाने तो हम लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं, पर बेटा, बड़ों की सलाह लिए बिना तुम्हें हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अच्छा बुरा जैसा भी होगा, सबकी जिम्मेदारी तुम ही पर होगी। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि राजकिशोर जी ने भी हमसे दुराव रखा। आज की जगह कल फ़ोन कर लेते तो हम समधियों से बातचीत कर लेते, उन्हें जांच परख लेते। खैर, तुम लोग जानो तुम्हारा काम, हम तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं। पुराने लोग हैं, उसूलों पर चलने वाले, तुम लोग ठहरे नए ज़माने के आधुनिक विचारों वाले। चाहो तो शादी की सूचना का कार्ड भिजवा देना, चले आएंगे, ना चाहो तो कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा करने नहीं आएंगे उसके लिए।
समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। सिर भिन्ना गया था। बेटी की शादी की बधाई तथा उसके सुखमय भविष्य के लिए आशीषों की वर्षा की जगह हम पर झूठ, धोखेबाजी, दुराव छिपाव और न जाने किन किन मिथ्या आरोपों की बौछार हो रही थी और हम इन आरोपों की बौछार तले सिर झुकाए बैठे थे, आहत, मर्माहत, निपट अकेले, निरुपाय। सबको विदा करते करते रात के 9:30 बज गए थे। मन के साथ तन भी एक अव्यक्त सी थकान से टूटा टूटा सा हो गया था। घर में मनहूस सी शांति पसरी पड़ी थी। मौन इन्होंने ही तोड़ा। लगता है रश्मि की सगाई की खबर सुनकर कोई खुश नहीं हुआ। अपनी सगी बहन, अपना भाई, धीर गंभीर व्यथित स्वर। घंटों से उमड़ता घुमड़ता अपमान और दुख आंखों की राह बह निकला। ओफो माँ, आप भी बस, रोने से क्या वे खुश हो जाएंगे। सबके सब कुढ़ रहे थे कि दीदी का ब्याह इतनी आसानी से और इतने अच्छे घर में क्यों तय हो गया। बस यही कुड़न हमारे ऊपर उल्टे सीधे तानों के रूप में उड़ेल गए। यह भी कोई बात हुई। कुछ ही घंटों में आशु भावनाओं की काफ़ी झलक पा गया था। छी बेटा, ऐसे नहीं कहते। वे हमारे बड़े हैं, अपने हैं, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। बड़े आए अपने, 80 रुपए की मिठाइयाँ खा गए, ऊपर से न जाने क्या क्या कह गए। ऐसे ही नाराज से तो मिठाई क्यों खाई, क्यों मुंह मीठा किया। प्लेटों पर तो ऐसे टूट रहे थे जैसे मिठाई कभी देखी ही ना हो। इतना गुस्सा आ रहा था कि बस, पर आपके डर से चुप रह गया कि बोलते ही सबके सामने मुझे डांट देंगी। 16 वर्षीय आशु भी अपना आक्रोश मुझ पर निकाल रहा था। सबसे अच्छा यही है कि दीदी की शादी में किसी को न बुलाया जाए, चुपचाप कोर्ट में जाकर शादी कर ली जाए। मैं चुपचाप सी खड़ी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या खून के रिश्ते इतनी आसानी से झुठलाए जा सकते हैं। शायद नहीं। तो फिर आशु के तमतमाए चेहरे पर एक दृष्टि डाल मैं मेज पर फैली बिखरी प्लेटें समेटने लगी। कैसे हैं ये मन के बंधन जो नितांत अनजान और अपरिचित को एक प्यार भरी सतरंगी डोर से बांध देते हैं तो अपने ही आत्मियों को पल भर में छिटका कर परे कर देते हैं। कैसी विडंबना है ये जो आज की टूटी बिखरती आशाओं और आशाओं को बड़े यत्न से सहेज कर मन में प्रेम और विश्वास का एक नन्हा सा पौधा रोप गए थे। वे कल तक नितांत पराये थे और आज उस नवजात पौधे को जड़ मूल से उखाड़ कर अपने पैरों तले पूरी तरह कुचल कर रौंदने वाले हमारे अपने थे। सभी आत्मीय, इनमें से किसे अपना माने, किसे पराया, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हुई कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।